क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव में हार का डर इस कदर सता रहा है कि वो फैसला लेने से चूकने लगे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो चाल चलते हैं वो चाल चलने से पहले दुश्मन उसकी क्या चाल चल सकता है वो सोचना उन्होंने बंद कर दिया है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर पासा उल्टा क्यों पड़ रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक एक लाइन में समझते हैं। तेलंगाना में बीजेपी 6 महीने पहले कांग्रेस को नंबर 3 पर धकेलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर टीआरएस के साथ संबंध कैसे रखे जाएं, कुछ मीठा हो कुछ खट्टा हो, फिर कांग्रेस में तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा कर दी। फिर कविता केसीआर की बेटी पर जो आबकारी मामला आया उसमें पहले ईडी ने बहुत जो शोर मचाया, उसके बाद कोई पैक्ट हो गया तो शोर मचाना बंद कर दिया। तो इससे बीजेपी की सारी इमेज ध्वस्त हो गई। और अब तो हालत ये है कि मोदी को कहना पड़ गया कि केसीआर आए थे समझौता करने के लिए। मैंने कह दिया कि आपके कुकर्म ऐसे हैं कि आपको हम एनडीए का हिस्सा नहीं बना सकते। तो केसीआर के बेटे केटीआर ने तंज कस दिया प्रधानमंत्री पर कि हम क्यों आपके पास जाएंगे, आपके लोग आए थे हमसे समझौता करने के लिए, हमें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम बीजेपी से समझौता करेंगे। तो तेलंगाना गया चूल्हे में बीजेपी के हिसाब से। उधर राहुल गांधी ने चाल चल दी कि बीआरएस भारतीय रिश्तेदार पार्टी है, यानी तेलंगाना में केसीआर को, तो केसीआर के लिए भी बहुत मजबूरी हो गया कि वो डिफरेंस शो करें कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को आपने दिल्ली भेजा, नया नेतृत्व, लेकिन 5 साल में आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए। भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ मामला बना नहीं पाए। उनके और उनके सहयोगियों पर छापे मारे गए, खान माफिया, ये माफिया वो माफिया, लेकिन कोई केस एफआईआर की स्तर पर पहुंचा हो, चार्जशीट के स्तर पर पहुंचा हो, मुझे याद नहीं आता। और रमन सिंह और भूपेश बघेल न्याय योजना के जरिए आदिवासियों के में पैठ उन्होंने की, गांव वालों से गोबर खरीदा, गोमूत्र खरीदा, और करीब 150 करोड़ का गोबर गोमूत्र खरीद चुके हैं भूपेश बघेल। तो इतना बड़ा जादू किया। और फिर 2,500 रुपये का उन्होंने धान का दाम रख दिया और अपनी तरफ से बोनस दिया। मोदी जी को तोड़ नहीं निकाल पाए। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान को इस कदर जलील किया कि शिवराज सिंह को आजकल मंच पर बोलना पड़ रहा है कि मामा बहुत याद आएंगे। मामा कहाँ से लड़ें, या मुख्यमंत्री के लिए लड़ूं या नहीं लड़ूं, यहाँ से लड़ूं या वहाँ से लड़ूं, प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। तो आपका 18 साल पुराना मुख्यमंत्री है। लाडली योजना का तो जिक्र कर दिया होता, कुछ 4 योजनाओं का तो जिक्र कर दिया गया होता, मंच पर पीठ तो थपथपा दी गई होती। बिना पूछे नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को, कैलाश विजयवर्गीय, सबको चुनाव मैदान में उतारा गया। 80 लोगों की सूची सामने आई है, बस अभी उसमें नाम भी नहीं है कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान का। तो यहाँ भी जो चाणक्य नीति है वो फेल होती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी का जादू वहाँ भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एकमात्र राज्य था जहाँ पर जादू कुछ कुछ चल रहा था, हालांकि मुकाबला जादूगर अशोक गहलोत से था, लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे जादू चल रहा है। राजस्थान, वहाँ भी अशोक गहलोत ने ऐसा जादुई जलेबी, सियासी जलेबी घुमाई कि प्रधानमंत्री उलझ कर रह गए। प्रधानमंत्री के समझ में नहीं आया कि वो जाल में फंसते जा रहे हैं। और अशोक गहलोत ने बड़ी चतुराई से, बड़ी सफाई से ऐसा शीशे में उतारा कि मोदी जी अब हाय हाय करते ही नजर आ रहे हैं। मुझे भी हैरानी हुई थी जब अशोक गहलोत ने कहा था कि मेरी तो बीजेपी वालों से, मोदी जी से एक ही प्रार्थना है कि अगर वो सत्ता में आ गए तो मेरी योजनाएं जो मैंने प्रदेश की जनता के लिए लागू की हैं उनको खत्म नहीं करें, बंद नहीं करें, क्योंकि पहले वसुंधरा के कार्यकाल में बंद हो जाती थी।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुना, उन्हें लगा ये तो सीधा 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 जैसा सबके दिमाग में आता है कि अरे ये तो अशोक गहलोत ने हार मान ली, अशोक गहलोत ने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी आ रही है, कांग्रेस हार रही है और योजनाओं की तो बात कर रहे हैं, कह देंगे योजनाएं बंद नहीं। आपको ये सोचना चाहिए था, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था कि मैं ये बोलूंगा तो वहां से अशोक गहलोत क्या बोलेंगे। चुनाव की चौसर पर आप शय और मात का खेल खेलते हैं तो आपको सिर्फ अपनी चाल नहीं समझनी, दुश्मन की अगली एक चाल, दो चाल, तीन चाल क्या हो सकती है और उसके हिसाब से आप क्या चाल चलेंगे, ये सब सोच कर रखना पड़ता है। अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि वो तो दुश्मन की 7 चाल सोच लेते हैं कि मैं ये चाल चलूंगा तो दुश्मन की अगली 7 चालें कौन सी होंगी और उसके हिसाब से वो 14 नई चालें चलने की कोशिश करते हैं या उसका एक मन में बैठा लेते हैं। तो पहली चाल अशोक गहलोत का बयान, अगर राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आ गई तो मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारी योजनाओं को बंद नहीं करें। इसके साथ योजनाएं गिना दी गई, चिरंजीवी योजना, शहरी मनरेगा योजना और अन्नपूर्णा योजना और इसके अलावा ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, तमाम योजनाएं गिना दी गई। सेकंड, मोदी जी का भाषण, गहलोत जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो विश्राम करें, अब हम पर है, गहलोत जी ने हार मान ली है, हम उनकी योजनाएं मैं गारंटी देता हूं बंद नहीं करेंगे। गारंटी दे दी साहब। अब अशोक गहलोत, इसका मतलब मोदी जी ने मान लिया कि मेरी योजनाएं अच्छी हैं, इसलिए मोदी जी को पता लग गया कि मेरी योजनाओं में वो कमियां नहीं निकाल सकते। अब अशोक गहलोत ने नई चाल चली है कि मेरी योजनाएं इतनी अच्छी हैं, आपने खुद स्वीकारा है प्रधानमंत्री जी, तो केंद्रीय स्तर पर लागू कीजिए, ओपीएस पूरे देश भर में लागू कीजिए। राजस्थान तक की जनता क्यों इससे प्रभावित होती रहे, लाभान्वित होती रहे। आपको पसंद आई है, केंद्र में आप हैं, मुख्य प्रधानमंत्री आप हैं, पूरे देश में लागू कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ राजस्थान में लागू कर सकता था, कर दी, आप केंद्र में लागू करिए, पूरे देश में ओपीएस लाइए। शहरी मनरेगा, आपने मान लिया शहरी मनरेगा बड़ी अच्छी योजना है, आपने मान लिया कि शहरों में बेरोजगारी दूर करने के लिए शहरी मनरेगा बहुत अच्छी योजना है, तो पूरे देश भर में बेरोजगारी है, आप ये भी मानिए और पूरे देश भर में शहरी मनरेगा योजना शुरू कीजिए। चिरंजीवी योजना, आपने मान लिया कि 25 लाख रुपए तक का हम इलाज मुफ्त करा रहे हैं और आपकी आयुष्मान योजना से बेहतर योजना है, नहीं तो आप कह सकते थे कि गहलोत चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया योजना आयुष्मान योजना केंद्र के स्तर पर पूरे इंडिया भर में मैं यानी मोदी लेकर आया और मोदी की यह गारंटी है। लेकिन आपने कहा नहीं, आपने कहा कि योजनाओं को हम कुछ कमियों के साथ, कमियां दुरुस्त करके लागू करेंगे। कुछ जगह ये भी उनका एक राइडर लगाया गया। तो देश भर में आप चिरंजीवी योजना लागू क्यों नहीं करते? तो उलझ कर रह गए हैं, उलझा दिया है अशोक गहलोत ने। अब सबसे बड़ी बात है कि पहले भी बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा था कि इन योजनाओं का क्या करें, और अब तो प्रधानमंत्री ने मुहर लगा दी कि ये योजनाएं अच्छी हैं। कांग्रेस पूरा चुनाव अशोक गहलोत की योजनाओं के आधार पर लड़ रही है, योजनाओं को बेस बनाकर लड़ रही है, और बीजेपी के नेता, बीजेपी का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री योजनाओं की तारीफ कर गया है, उन इनडायरेक्ट रूप में तारीफ कर गया है, यानी मुहर लगा गया है कि योजना अच्छी है। तो आप क्या खाक चुनाव लड़ोगे योजनाओं को आधार बनाकर? क्या खामियां निकालोगे? खामियां निकालेंगे तो अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बोलेंगे, अरे ये कैसे नेता है, अपने ही प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे, प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं योजनाओं की, ये खामियां निकाल रहे हैं, यानी को गड़बड़ है। इस कदर उलझाया है। पहला इसी काम में नहीं उलझाया, दूसरा विजन 2030 का एक मास्टर स्ट्रोक खेला जो अशोक गहलोत ने, उसमें भी मोदी और बीजेपी जाल में फंसी है, उसकी भी आलोचना नहीं कर सकती। भाई 2047 तक का अमृत काल आप ला सकते हैं, तो 2030 तक का राजस्थान विजन अशोक गहलोत क्यों प्रस्तुत नहीं कर सकते? इसमें क्या गड़बड़ है? दूसरी बात है कि इसका तोड़ के रूप में संकल्प शपथ पत्र यात्रा, कुछ इस तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं। परिवर्तन संकल्प रैली निकाली गई, वो पॉकेट्स में फेल हुई, पॉकेट्स में पास हुई, कुल मिलाकर उसका उतना असर नहीं पड़ा जितना बीजेपी को उम्मीद थी। वसुंधरा राजे की योजनाओं की आप बात नहीं करते अभी भी, और वसुंधरा राजे को खुद अपने मुंह से अपनी योजनाएं गिनानी पड़ती हैं,
और दूसरे नेता चुप बैठते हैं। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, दूसरे नेता कुछ नहीं बोलते। भाई आपकी अपनी योजनाओं का आप जिक्र नहीं कर रहे, वसुंधरा की योजनाओं का आप बखान नहीं कर रहे, अशोक गहलोत की योजनाओं को आप अच्छा मान के चल रहे हैं, तो फिर आप क्या चुनाव खाक लड़ेंगे? और आप क्या चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में बीजेपी वाले? राजेंद्र गुड़ा ने एक लाल डेयरी की बात की है। अरे भाई लाल डेयरी है जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार है, तो कार्रवाई करो। चुनाव के बाद कार्रवाई करेंगे। चुनाव के बाद क्यों कार्रवाई करोगे? अभी कार्रवाई क्यों नहीं करोगे? स्वाभाविक रूप से जनता पूछ रही है। दूसरा, परीक्षा वाला मामला, पेपर लीक हो रहे हैं, तो सचिन पायलट ने कहा कि साहब आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि जो परीक्षार्थियों को नुकसान हुआ फीस का, उसका मुआवजा राज्य सरकार को देना चाहिए। तो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता गाते रहे, साहब हमारी मत सुनो, सचिन पायलट की तो सुन लो। अरे सचिन पायलट की सुन ले तो आप विपक्ष में क्यों हो? सचिन पायलट ही जाके बैठ जाएंगे ना फिर विपक्ष में। आपके विपक्ष में 5 साल बैठकर आपने क्या किया और क्या नहीं किया, और क्या आपको करना चाहिए था जो नहीं किया? फिर वसुंधरा राजे की इस तरह उपेक्षा, जिनमें दमखम है, वोट लाने की क्षमता है, क्या यही वजह तो नहीं है कि पहले कहा गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा होगा और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? इससे नीचे के स्तर पर कैडर में कन्फ्यूजन फैला, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से तो वो या तो भैरव सिंह को देख रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, या फिर वसुंधरा राजे को देख रहा है। ये सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप क्या होता है, ये समझ से परे है। दूसरा, अब कहने लगे हैं प्रधानमंत्री कि एक ही चेहरा है, वो कमल का चेहरा है, कमल का फूल है। खुद का चेहरा क्या पीछे रख लिया? क्या पीछे इसलिए रख लिया क्योंकि हार का डर सता रहा है कि हार का फिर ठीकरा सर फूटेगा, इसलिए कमल का फूल आगे कर दो? कमल का फूल तो हमेशा ही सही रहा है, पार्टी का सिंबल है, चुनाव चिन्ह तो रहता ही रहता है। अब कांग्रेस में लोग चाहे राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़े, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, चाहे शशि थरूर के, लेकिन जब वोट बटन दबाने जाएंगे तो हाथ पर ही तो जाएंगे। इसी तरह राजस्थान में किसी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़े, बटन तो कमल पर दबाना है, चुनाव चिन्ह तो एक ही है। तो इसमें क्या नई साइंस है कि साहब एक ही चेहरा होगा, मेरा चेहरा नहीं होगा, कमल का फूल का चेहरा होगा? तो यहां कहीं ना कहीं उलझते हुए और बैकफुट पर आते हुए कहीं ना कहीं क्या प्रधानमंत्री इस रूप में दिख रहे हैं। फिर क्या हुआ? अब बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री के पास क्या रहता है? कभी कन्हैया लाल का जिक्र कर दिया, उदयपुर की तरफ आए, अमित शाह भी आए, तो वही कन्हैया लाल जो दर्जी का काम करते थे और पिछले साल उनकी 2 आतंक से जुड़े हुए आतंकवादी आप कह सकते हैं, जिस ढंग से गला काटा गया था, गर्दन उनकी उड़ा दी गई थी तलवार से, और 4 घंटे 5 घंटे में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी हथियारों की, और अब वो मुकदमा उन पर चल रहा है। वो मसला उठा देते हैं, कभी सनातन धर्म का मसला उठा देते हैं, लेकिन उससे फिर क्या अशोक गहलोत की योजनाओं की आप बराबरी कर पा रहे हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब अशोक गहलोत ने ताजा मामला और किया है कि जाति का सर्वे करवाया जाएगा जाते जाते इसलिए क्योंकि आचार संहिता कल परसों तरसों कभी भी लागू हो सकती है। इसका तोड़ बीजेपी को निकल नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर क्या कांग्रेस एक एजेंडा सेट करती जा रही है राजस्थान में, और प्रधानमंत्री को पीछे पीछे फॉलो करना पड़ रहा है, और फीडबैक भी उनको ठीक नहीं मिल रहा है क्योंकि आला कमान अपने स्तर पर दिल्ली से सब कुछ चला रहा है। राज्य के छत्रप नेताओं से बात होती, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, वसुंधरा राजे को, दूसरों को, तो फीडबैक पता लगता, संभाग वाइज किस चीज़ का मामला उठाया जा सकता है, किसी का नहीं उठाया जा सकता, कैसे अपने चुनाव प्रचार को पैना किया जा सकता है, शार्प किया जा सकता है, अशोक गहलोत को घेरा जा सकता है। अभी स्थिति है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट बिल्कुल बेकाबू है, कोई घेरने की स्थिति में नहीं आया है कोई बीजेपी का नेता। ऐसी दुर्गति बीजेपी के चुनाव प्रचार की राजस्थान में मैंने कम से कम पिछले 20 सालों से नहीं देखी है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल जानकारी मिल जाए। और मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विद्रोही 7 ट्विटर हैंडल है। विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर, विजय विद्रोही पेज, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।